हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वाईसीटी बुक ऑफिशियल चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। जितने बच्चे ये लगातार पूछ रहे हैं कि क्लास कब से चलेगी 8 बजे वाली, तो 2-4 दिन और वेट कर लीजिएगा। क्लास बहुत ही जस्ट आपके पास आने ही वाली है, लाइव क्लास, है ना। 2-3 दिन का अभी आपके बीच ये एनसीईआरटी की बुक रिकॉर्ड की जा रही है, जो आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाली है आने वाले समय के लिए। जो आप सभी के बीच में मार्केट में भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक उपलब्ध है। आप चाहें तो जाकर के अपने नजदीकी बुक स्टॉल से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आपकी जीके की बुक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें आपका 2023-24 अपडेटेड है। तो आप जाकर ले सकते हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे और कुछ क्या जीके जीएस का ये 60 नोट्स होता है। तो 60 नोट्स आप एग्जाम टाइम खोजते हैं कि कुछ मिलेगा क्या मैटर, तो वो ये रामबाण की तरह काम करने वाली है। चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे बैंक हो, पुलिस, स्टेट एसएससी हो, ये आपके केवीएस यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे डी ट्रिपल एसबी हो, एनवीएस यूपी टेट सी टेट और डिफेंस सुपर टेट बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर आपका अदर स्टेट टेट हो, तो इन सब चीजों के लिए ये बुक आपकी अपडेटेड है। आप मार्केट से जाकर ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी की 27 बुकों का संकलन है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की इस बुक में संकलन करके आपको निकाल कर दिया गया है। आपके इसमें मैंने इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण और आज हम लोग उतना पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था, देखो, अर्थव्यवस्था सुधारना सभी कोई चाहता है अपनी लाइफ की या अपने घर की, अपने परिवार की, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है। अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहते हैं क्या आप? अपनी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक पूरी तरह सुधारना चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो, या हम बहुत अमीर हो, या हम बहुत अच्छे ऊपर हो, मतलब ठीक ठाक स्थिति पर हो, लेकिन उसके लिए इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाए। आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा बोलबाला रहता है ना, अच्छा खासा बोलबाला रहता है। आप इकोनॉमिक्स के कई प्रश्न मिलते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे स्टेट पीसीएस के, तो यूपी पीसीएस की मैं बात करूं, है ना, ये आपका यूपी का हो गया, और यहाँ पर स्टेट पीसीएस की बात की गई है कि इस यहाँ के इकोनॉमिक्स नहीं चेंज होने वाली है कि पंचवर्षीय योजनाएं अगर बिहार में पूछी जाएंगी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो वहां दूसरा उत्तर होगा, या 12वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो वहां पर दूसरा उत्तर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेट पीसीएस, तो आप देखेंगे इन सब में कम से कम 15 प्रश्न मिनिमम आते हैं क्वेश्चन। कितने? 15 क्वेश्चन के एबव आपके पास यहां से प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक्स से। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स भी अच्छी होगी, आपके आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स को जरूर आप साथ लेकर चले। आइए, अगर अभी तक आपने यूथ कंपटीशन टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे वाईसीटी बुक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी शुरुआत में कर दें, ताकि बीच में कोई डिस्टर्ब ना हो आपको, ना तो आप अपने आप को करें, ना तो पढ़ाई से करें। आइए, तो आज हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी है, तो इसके बारे में मोटी मोटी बात करने वाले हैं हम लोग। और मोटी मोटी बात इसलिए हमने बोला क्योंकि समझ में उन्हीं लोगों को आएगा जो एक बार, दो बार, तीन बार पढ़े होंगे और एग्जाम टाइम उनको केवल रिवीजन चाहिए कि रिवीजन कर ले फटाफट। मैंने नोट्स भी नहीं बनाया और मैंने केवल बुक से पढ़ ली थी। कोई रमेश सिंह की बुक से पढ़ लेता है ना, इकोनॉमिक्स की बेस्ट आपकी बुक मानी जाती है। और अगर पीवाईक्यू करना है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को आप ले सकते हैं, और अगर थ्योरी के साथ पढ़ना है तो रमेश सर की बुक को पढ़े, बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया कि इकोनॉमिक्स है क्या। कहा गया सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है।
क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस इकोनॉमिक्स के जनक आपके एडम स्मिथ और आपके जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। और एडम स्मिथ जी आधुनिक अर्थशास्त्र के किसके? आधुनिक अर्थशास्त्र के आपके क्या है? जनक है या पिता है। और आपके समष्टि अर्थशास्त्र के पिता या जनक आप कहेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स जी हैं। ठीक है, 2 प्रश्न मिल गए आपको। कितने क्वेश्चन? 2 प्रश्न। ठीक है ना, ये पूछा जाता है। अब इकोनॉमिक्स कितने प्रकार की होती है? आप कहेंगे 2 प्रकार की। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक आपका माक्रो इकोनॉमिक्स, या आप कह सकते हैं कि समस्त अर्थशास्त्र, और एक होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब ये होते क्या है? आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहेंगे अर्थशास्त्र की वह अर्थशास्त्र की एक इकाई का अध्ययन करते हैं। किसका? एक इकाई का। और आपके यहाँ पर आपके शब्दों से ही पूर्ण हो रहा है या बोध हो रहा है कि संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो व्यष्टि या माइक्रो, तो किसी अर्थशास्त्र की एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और जिसे आप कहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कहोगे कि संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करना, हर एक चीज जानना, जैसे हर एक चीज जानना। ठीक है ना। आइए, कहा गया एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक है, याद कर लो इसको, हम तो कहते हैं, है ना, कई बार पूछी गई, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। आप पीवाईक्यू करेंगे तो लगातार ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। कहा गया एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक आपकी है द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। और ये 1776 में प्रकाशित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप, मैंने कहा पीवाईक्यू करोगे तो यहाँ पर ये बुक आपको देखने को मिलेगी, तो याद कर लो इसको, है ना। यहाँ तक कि आपके जो मॉक टेस्ट लगाते हो वहां पर भी मिलता है ये क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चनों पर या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ से कितने प्रश्न आपको देखने को मिले? 3 प्रश्न। आपके एडम स्मिथ के बारे में, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक या पिता कहलाते हैं, और समस्त मतलब पूरे अर्थशास्त्र के, तो आप कहेंगे जॉन मेनार्ड कीन्स जी हैं। और तीसरा प्रश्न है कि एडम स्मिथ जी की पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में लॉन्च या प्रकाशित हुई थी। क्योंकि कभी कभी यही केवल प्रश्न पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस कब आई थी, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, 1776 में। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया अर्थशास्त्र के क्षेत्रक पहले जान लीजिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक और पंचक क्षेत्रक होता है। ठीक है ना। अब एक एक करके हम यहाँ पर आपको रूबरू कराएंगे, हर एक चीज से आपको रूबरू कराने वाले हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। हर एक चीज आपको बताएंगे ना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, और उसके बाद आप अपनी चीजों को देखते चलेंगे। तो सबसे ज्यादा आप कहाँ पर देखते हैं? हाँ? जैसे तीनों क्षेत्रों के योगदान की बात की जाए, आप कितने क्षेत्र पढ़ते? 1 2 3, लेकिन हमने आपको चतुर्थ और पंचम भी बता दिया। तो तीनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आप किस क्षेत्र की? तो आप कहेंगे तीसरे या सेवा क्षेत्र की बात की जाती है। इसी का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र होता है। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी समस्त गतिविधियों, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्यन या मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। किसके? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जैसे आपके औद्योगिक गतिविधियां, जैसे आपके विनिर्माण, निर्माण, गैस, विद्युत आपूर्ति, अन्य नाम इसी को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को अन्य नाम इसलिए याद करना जरूरी क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका उठा करके पूछ लिया जाता है। अब आता है तृतीय क्षेत्र, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे बीमा, बैंकिंग, आपकी कहा गया रियल एस्टेट या परिवहन, संचार, और इसी को सेवा क्षेत्र नाम दिया गया है। चतुर्थ में आता है शिक्षा, खोज, अनुसंधान, ये आपका क्या होंगे? तो आप कहेंगे ये चतुर्थ क्षेत्र के काम आते हैं। जैसे आप शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन, जैसे आप कोई चीज सर्च या खोज कर रहे हैं, अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना। और पंचक क्षेत्र,
उच्च किस्म की सेवाएं जैसे उच्च स्तर की सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक और कानूनी सलाहकार आदि आपके पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? कुछ तो सीख लिया होगा कि प्रथम क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है ना। ये आपके लिए सीखना वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके अक्सर प्रश्नों को उठा करके पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि आपके प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर में कितना कितना हिस्सा इकोनॉमिक्स का है, तो 16, 28, 56, 16%, 28% और आपके 54% के आसपास। इसमें कुछ आपके पॉइंट भी आगे, लेकिन मोटा मोटा आपको मैं 2024 और 25 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग? 2023 और 24 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 16.64% होता है, वैसे लिख लीजिएगा अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो 16.64% प्रथम का होता है। द्वितीय का 28 आप कितना कहेंगे, तो आप कहेंगे 7.5% होता है। कितना? 7.5%। और 61% या 61%, 54.61% तृतीय क्षेत्र का। मतलब टोटल मिलाकर के 100% आपका इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो पाया जाता है उनमें सबसे ज्यादा किसका आता है, तो आप कहेंगे सेवा क्षेत्र का। आता है कि नहीं आता है, आपने अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो राज्य की भूमिका, तो आप कहेंगे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी? उत्पादन एवं वितरण संसाधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना। ये उत्पादन और आपके वितरण संसाधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। दूसरा, समाजवादी उत्पादन एवं वितरण संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। राज्य का मतलब देश का, पहले राज्य के बारे में देश आएगा, है ना। जैसे आपका उदाहरण के तौर पर क्यूबा उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था है। लेकिन इन दोनों के मिश्रित रूप को भारत में लागू किया गया। कहा गया पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मौजूद है। कहां पर? भारत की अर्थव्यवस्था पर। हम समाजवादी भी हैं, अरे हाँ, हम समाजवादी भी हैं और हम पूंजीवादी भी हैं। मतलब हम उत्पाद और वितरण संसाधनों पर निजी क्षेत्र भी रखते हैं और उत्पाद और वितरण पर संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व भी रखते हैं, है ना। समय आने पर हमको जैसा महसूस होता है हम वैसा वैसा करते चलते हैं। सीधी सी मुद्दे की बात ऐसे समझना। तो इसीलिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था का क्या नाम दिया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया। तो पूछा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही जाती। कैसी अर्थव्यवस्था कही जाती है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है कि नहीं? बोलो भाई, अरे आप बोलेंगे तभी ना आगे काम चलता रहेगा, चलेगा। आगे आते हैं। अब आता है आर्थिक समृद्धि क्या होता है और आपके आर्थिक विकास क्या होता है। पहले आप बातों को समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो आर्थिक समृद्धि क्या होगा? कहा गया किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आपकी आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। यह मात्रात्मक होती है, संकेतक जैसे जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय आदि आती है ना। जैसे जीडीपी, अब आप सभी लोग जीडीपी का फुल फॉर्म बताएंगे। कौन कौन बताने वाला है जीडीपी का फुल फॉर्म? जीडीपी क्या होती है? अच्छा, बस इतना ही बता दो कि आपकी ये जो जीडीपी है ये है क्या, है ना। इसे किस खेत की मूली कहा जाता है भाई जीडीपी को? कौन कौन बताएगा? जल्दी से बताते चले ना। फिर कहा गया जीएनपी। अब आ गई आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास में आप क्या कहेंगे? कहा गया आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुणवत्ता, मतलब गुणवत्ता एवं मात्रात्मक परिवर्तन से है। संकेतक जैसे मानव विकास सूचकांक, आपका एसडीआई, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, आपका कहा गया PQLI आदि है। तो आपको क्या समझ में आया
कि ये आपकी आर्थिक विकास मतलब जैसे आपका गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हो। उसमें जैसे मानव विकास सूचकांक, आपकी लगभग मानव विकास सूचकांक आती है, सभी लोगों को पता है। भारत आजकल 134वें नंबर पर चल रहा है मानव विकास सूचकांक में। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे चल रहा है भाई ना, बता रहे हैं तो लिख लीजिएगा, है ना। आपको एकदम हर चीज अप टू डेट देंगे ना, तो आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा, ठीक है। नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है। आइए आगे बढ़े, जल्दी से बताएं। कहा गया आपके आ ही गया मानव विकास सूचकांक HDI। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? तो आप कहेंगे महबूब उल हक जी हैं, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP है। इसके आयाम 3 है, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। याद कर लो, यही पूछ लिया जाता है, याद करो। और जहां कह रहे हैं याद करो तो याद कर लीजिएगा। इसके संकेतक कौन है? तो जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष और स्कूल अवधि के औसत वर्ष प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय। सर्वप्रथम जारी किया गया था 1990 में। कब? वर्ष 1990 में। कहा गया 1921 HDI में 2021-22 में शामिल कुल देश 191 थे और शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड था, अंतिम स्थान सूडान था और भारत की रैंकिंग 132 थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत की रैंकिंग 134 है, लिख लीजिएगा, मानव विकास सूचकांक में, है ना। आज जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं लगभग हम सब में नीचे जा रहे हैं, खास करके अर्थशास्त्र से संबंधित, है ना। इन बातों को आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आनेंगी, है ना। आगे बढ़े। अब आगे यहाँ पर आपको जो HDI के बारे में बताया गया, तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो क्या आप इन एक प्रश्न को याद रखेंगे? जल्दी से, क्या एक प्रश्न को याद रखेंगे? याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में नियोजन का इतिहास। पहले जान लो नियोजन का इतिहास क्या है। कहा गया भारतीय नियोजन के पिता किसे कहा गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति कौन सी होगी? बॉम्बे प्लान क्या था? गांधीवादी योजना क्या थी? जनवादी योजना क्या है? सर्वोदय योजना क्या है? और राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड क्या होंगे? इसका गठन कब होता है? आइए एक एक करके हम आपको बताते और दिखाते हैं। कहा गया भारत में नियोजन का इतिहास। तो भारतीय नियोजन के पिता M विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है और अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। कौन सी वर्षीय? 10 वर्षीय योजना। किसने? M विश्वेश्वरैया जी ने, याद रखना। तो भारतीय नियोजन के पिता किसे कहा जाता है? तो M विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है और अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय नियोजन समिति कहा गया, इसका गठन 1938 में होता है। गठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस जी और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद कर लीजिएगा। बॉम्बे प्लान प्रस्तुत वर्ष 1944 है और प्रस्तुतकर्ता कहा गया GD बिरला और आपके GRD टाटा, कस्तूरी भाई तथा आपके लाल भाई आदि उद्योगपतियों के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, बॉम्बे प्लान को। गांधीवादी योजना तो प्रस्तुत वर्ष आपका 1944 था और प्रस्तुतकर्ता श्रीमन नारायण जी थे। कौन थे? श्रीमन नारायण जी। और आपकी अगली आती जनवादी योजना, ये 1945 में प्रस्तुत की जाती है और MN राय जी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा? MN राय जी के द्वारा। तो जनवादी योजना 1945 में आती है, किसके द्वारा लॉन्च की गई या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो आप कहेंगे MN राय जी के द्वारा। सर्वोदय योजना खूब पूछा जाता है, 1950 में आती है और किसके द्वारा है? आप कहेंगे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। अच्छा, बताएंगे कि इसी सर्वोदय योजना का एक नारा था, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। वो नारा क्या था? मैंने बता रखा है RRB वाले में। कहा गया राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड की स्थापना कब होती है? गठन 1946 में होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष आपके KC नियोगी जी होते हैं और इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। किसका? योजना आयोग का गठन होता है। तो इस बोर्ड पर या इस आपकी स्लाइड पर कम से कम 5 क्वेश्चन है और ये सच है।
है ना, 5 क्वेश्चन। आप इनको, इन चीजों को याद रखेंगे तब आप कहेंगे क्या एक ही पेपर में ना रे बाबा, है ना, लेकिन आपके आने वाले समय पर यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आती है हमारी योजना आयोग। कहा गया गठन तिथि आपके 15 मार्च 1950 को होती है। और गठन कैसे होता है, तो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। ये आपकी संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था है, मतलब ये संविधानेतर, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संविधान धन इतर होता है। कहा गया संविधानेतर संस्था है, मतलब संविधान से इतर है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये संविधान से बाहर है। ठीक है ना, याद रखना योजना आयोग, क्योंकि ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा गठित की गई थी। भंग किया गया तो अगस्त 2014 में, जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके आते हैं मोदी जी, है ना, वैसे ही ये समाप्त कर दी जाती है। प्रथम इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते। क्यों? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो होगा वही आपके योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे, याद कर लो इन दोनों लोगों को। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होगा। तो आपके 2014 में कौन थे? तो आप कहेंगे कि आपके नरेंद्र मोदी जी थे। और अंतिम उपाध्यक्ष इसके मोन्टेग सिंह अहलुवालिया जी थे, याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना बताई जा रही है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाएगी? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपके CSO द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय कहा गया प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO इस कार्य में CSO की मदद करता है। क्या करेगा? तो जो राष्ट्रीय वाली थी NSSO, वो CSO मतलब आपकी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? CSO की मदद। कौन करेगा? NSSO करेगा। लेकिन आने वाले समय पर इन दोनों संस्थाओं को मिला दिया गया और एक नई संस्था बनाएगी। आइए आगे बात करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। और वर्ष 2019 में CSO और NSO को विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब NSO, ठीक है ना, क्या निकल कर आया? अभी तक NSSO था, अब केवल NSO की स्थापना की गई। तो किसका किया गया? अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है, तो अब आप नहीं करेंगे CSO से, अब आप कहेंगे NSO से की जाती। किससे? NSO से, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ का, है ना, देखते चलिएगा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन इस स्लाइड से आता है। ठीक है, आगे। अब कहा गया वर्तमान में 2015 से राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष आपका 2011-12 है। कौन सा है? 11-12 है। कहा गया भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी जी ने वर्ष 1868 में लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने। और कब? 1868 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना तीन विधियों से की जाती। कौन कौन सी? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। अब उत्पादन विधि क्या है? समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पाद, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पाद कितना हुआ। आय विधि, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, केवल अर्जित की गई कितनी आय है। और व्यय विधि द्वारा तो समस्त उपभोग व्ययों का योग कितना है। तो इन तीन विधियों को पूछ लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। याद नहीं करना है सब कुछ कि आपको याद करते चलना है ना, केवल आपको कुछ कुछ चीजें पढ़ते चलना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय की गणना हो गई। ठीक है ना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे कैसे आप की है, तो आपको ये सारी बातें पता चल गई कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया राष्ट्रीय आय? चलिएगा, तो उत्पाद विधि है ना, आपकी आय विधि और आपकी व्यय विधि मैंने बता रखा है आप सभी लोगों को।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है पंचवर्षीय, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण, है ना, पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। आइए देखते हैं तो हमारे भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, तो कौन कौन बताएगा, जल्दी से बताएं। बोलो भाई, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना, तो 12 आई हैं टोटल, है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, और इसमें आपके कुछ लक्ष्य रखे गए थे कि लक्ष्य 2.1 रखा गया था और उपलब्धि कितनी हुई थी, तो 3.6% उपलब्धि। और मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि से संबंधित, कृषि को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक गई थी और इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5 का और प्राप्ति या उपलब्धि हुई थी 4.1% की और भारी उद्योगों की बात की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से लेकर के 1966 या 1966 तक और इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई थी मात्र 2.5%। कृषि एवं उद्योग दोनों की बात की गई थी। फिर 3 वर्ष का योजना अवकाश होता है 1966 से लेकर 69 तक का, ठीक है ना, क्या होता है योजना अवकाश। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आती है 1969 से लेकर 74 तक और इसमें लक्ष्य रखा गया 5.7% और प्राप्ति या उपलब्धि होती है 3.3% और कहा गया स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है 1974 से लेकर 78 तक और इसमें लक्ष्य रखा गया 4.4%, प्राप्ति होती 5%, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात कही गई। फिर आपके अनवरत योजना आई जो आपकी 2 वर्ष की थी 1978 से लेकर 1980 के बीच में। और फिर आती है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 तक और इसमें लक्ष्य रखा गया आपका 5.2% और प्राप्ति होती है 5.4%। गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, क्या करना है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1985 से 90 के बीच में आती है और इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.0% और उपलब्धि होती है 5.8%। इसमें विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय की बात कही गई। योजना अवकाश होता है 2 वर्ष का आपका 1990 से लेकर 1992 तक का। फिर उसके बाद आती 8वीं पंचवर्षीय योजना और इसमें लक्ष्य रखा गया 5.6% और प्राप्ति होती 6.7% और यहाँ पर विभिन्न पहलुओं में मानव विकास की बात की गई। अब मानव की याद है कि मानव विकास करें हम लोग, है ना। अब फिर आती नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर सन 2002 तक और इसमें लक्ष्य रखा गया 6.5% और प्राप्ति होती 5.5% की और इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं कहा गया समता के साथ विकास करना। फिर आती 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से लेकर 2007 तक और इसमें रखा गया 8% का लक्ष्य, है ना, और प्राप्त होती है 7.6 यह उपलब्धि होती है। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुना करना है, ये लक्ष्य रखा गया था, है ना, ये आपके मुख्य उद्देश्य थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक थी और इसमें आपका लक्ष्य रखा गया था 9% और प्राप्ति होती 8% और तीव्र एवं समावेशी विकास खूब पूछा जाता है कि तीव्र एवं समावेशी विकास की बात किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फिर आती आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक की बात की गई, लेकिन इसे 2014 में ही समाप्त कर दिया जाता है और फिर 1 जनवरी 2015 से क्या किया जाता है, नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है। किसका, नीति आयोग का, ठीक है ना। तो आते कहा गया इसमें आपकी टारगेट या लक्ष्य रखा गया 8% का और प्राप्ति होती है 6.7% की। तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास की बात की, यहाँ पर तीव्र एवं समावेशी विकास की, यहाँ पर तीव्र धारणी और अधिक समावेशी विकास की बात, शब्दों पर गौर फरमाना। 11वीं पंचवर्षीय की बात आपकी कहा गया तीव्र एवं समावेशी विकास की बात, जो बार बार प्रश्न यहीं से उठाकर पूछा जाता है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र धारणी
और आपके अधिक समावेशी विकास की बात कही गई है। तो ये आपकी 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक आई थी और 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया था आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सबको पता है ये सारी बातें, है ना। तो यहाँ पर तक तो आप सही हैं, आगे बढ़े। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आगे वही बात आ जाती कि योजना आयोग आखिर समाप्त की गई तो उसके स्थान पर लाया किसे गया? कुछ तो लाया गया होगा तभी काम होगा आगे। आइए, तो नीति आयोग लाया गया था जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या आप कह सकते हैं कि देश का प्रमुख थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक, मतलब सोचने का टैंक है ना। आइए, स्थापना तिथि 1 जनवरी 2015 को हो जाती है ना। और इसका गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। ये भी आपकी संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी? संविधानेतर, मतलब संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया, या आपके संवैधानिक नहीं, संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। मतलब इसका उल्लेख भी आपके संविधान में किसी भी आर्टिकल पर या किसी भी अनुच्छेद पर या किसी भी भाग पर या किसी भी अनुसूची पर है क्या? नहीं है। कहा गया आपके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे अरविंद पनगड़िया जी है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। यही अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के क्या बने? लिख लो यहीं से, अध्यक्ष चुने गए हैं, है ना। 16वां वित्त, अभी आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, लेकिन समाप्त होते ही 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया जी होंगे। अब इसकी संरचना क्या होती है? अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, शासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या आपके प्रशासक होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम संख्या 5 हो सकती है पूर्णकालिक। अंशकालिक सदस्य अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। पदेन सदस्य भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों प्रधानमंत्री द्वारा ही लेकिन लाया जाएगा। और आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो आपका सीईओ होता है, केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी होता है, केंद्र का सचिव स्तर का अधिकारी होता है, उसी को सीईओ नियुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे आप लोग? बताएं भाई, है ना। ये सारी चीजें तो आपको याद ही होनी चाहिए, याद रखने वाली तो है ही नहीं, आपको याद होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहा गया है भारत को बांटा गया। कब बांटा गया? तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में और 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में, है ना, आपके पारिस्थितिकी प्रदेशों में। आप देखो इस बार का आरओ का पेपर उठा करके, क्या ये प्रश्न आया था क्या? आप बोलेंगे यस आया था, तो क्या करना है? पढ़ लेना है ना। ये प्रश्न आरओ 2023 में 2023 की वैकेंसी थी। 2024 में 11 फरवरी को ये प्रश्न पूछा गया था। एक लल्लू सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। मतलब एक लाइन पर ये बात लिखी गई, भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु, और दोनों बातें वहां पर गलत थी, क्योंकि वहां पर लिखा था 20 कृषि जलवायु क्षेत्र और 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र प्रदेशों पर। तो याद कर लो, ऐसे घुमा घुमा करके यहाँ से प्रश्न निकाल लिया जाता है। आगे आते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछ दूं कि 15 कृषि जलवायु क्षेत्र किसी को याद है क्या? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र किसी को याद है क्या? अगर याद हो तो बता देना, है ना। याद होने चाहिए, वैसे ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि 15 कृषि, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया? तो आप कहेंगे कि 15 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पूरे भारत में इसे बांटा गया, पूरे भारत में फैला हुआ है चारों तरफ, है ना। तो याद होने चाहिए थोड़ा थोड़ा, कभी पूछ लिया कि कौन सा नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आगे आते हैं, पढ़ लेना निकाल करके। हरित क्रांति के बारे में तो कहा गया भारत में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967, 66, 67 में या 96 और 97 में होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी भारत में प्रारंभिक क्षेत्र थे। कहां पर? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। शब्द के सर्वप्रथम, है ना, ये शब्द हरित क्रांति किसने दिया प्रयोग करता? विलियम गेट जी थे। कौन थे? विलियम गेट जी। प्रमुख घटक
कहा गया उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई, शाक सुविधाएं उपलब्ध कराना था। जनक कौन थे? आप कहेंगे विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग जी थे, जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि आपका कौन सी? मैक्सिको थी। और आपके भारत में MS स्वामीनाथन जी हैं, जो अभी हाल फिलहाल इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, अभी ये नहीं है इस दुनिया में ना। आइए अब कहा गया इनका प्रभाव, सबसे ज्यादा प्रभाव सकारात्मक भी पड़ा, नकारात्मक भी। अगर आपके पास जैसे फोन है तो उसके दो प्रभाव होंगे, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। नकारात्मक कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। सकारात्मक कहा गया कृषि उत्पादन में वृद्धि, है ना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हुई, गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा गेहूं पर हुई थी, जहां पर एक बिस्वा की मैं बात कर रही हूं, अगर आप यहाँ पर 20 किलो या 20 केजी आपका गेहूं होता था एक बिस्वा पर, इतना नहीं होता है 20 किलो ना, कम से कम 1-1.5 कुंटल हो जाता है एक बिस्वा में, है ना, ठीक है ना। मैं आपको केवल तो इतना प्रभाव पड़ा कि इस 20 किलो को 2 गुना कर दिया गया, मतलब 40 केजी उत्पन्न हो गया हरित क्रांति आने के बाद, क्योंकि उन्नत बीज मिले, रासायनिक उर्वरक मिले, है ना, आपके कीटनाशक मिले, तो 2 गुना का प्रभाव। और दूसरे नंबर पर चावल था। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हरित क्रांति के? तो अत्यधिक जल दोहन होने लगा, मृदा लवणता में वृद्धि होने लगी, और कृषि प्रतिरूप में बदलाव आ गया। क्या हो गया? कृषि प्रतिरूप में बदलाव आने लगे। तो हर एक चीज के सकारात्मक है तो नकारात्मक प्रभाव जाहिर सी बात है होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑपरेशन फ्लड क्या है? फ्लड क्या है? तो आप कहेंगे इसका शुभारंभ 1970 में होता है। और शुभारंभ कहां से होता है? तो आप कहेंगे आनंद, गुजरात से होता है। इसके जनक वर्गीस कुरियन जी हैं। कौन है? जिसे श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उद्देश्य था आपका देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, मतलब यूपी पूरे भारत में क्या है? यूपी नंबर 1 है दूध में, ठीक है, यूपी नंबर 1 है दूध में। लेकिन ये कहां पर लाया गया था, कहां से शुभारंभ हुआ था? आनंद, गुजरात से, है ना, आनंद, गुजरात से। आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल या समिति प्रतिवर्ष कुल 23 फसलों का न्यूनतम, याद कर लो भाई, कितनी फसलों का? कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मतलब MSP घोषित करती है, जिसमें 7 आपके खाद्यान्न फसलें हैं, 5 आपकी दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें, गन्ना, कपास, चाय, गन्ना, कपास, कच्चा जूट और नारियल है। ये आपकी कैसी वाणिज्यिक फसलें हैं। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कृषि लागत एवं कृषि मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। कौन जारी करता है? तो फसलों पर ये लगाते हैं ना, तो कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कहा गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में, याद करो 1 नंबर 1965 में होती है। 1 नंबर का यहाँ का भी प्रश्न है, ये भी याद करें, है ना। कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी, है ना। 1965 में किस नाम से? कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी। लेकिन 1985 में आगे चल करके इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। तो याद रखना है 1965 में स्थापना की गई थी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की, ठीक है ना। लेकिन इस 1965 में इसका नाम क्या था? कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी। उसके बाद क्या कर दिया गया? 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में, है ना। कहां पर है? आप कहेंगे नई दिल्ली पर है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। अब आते हैं आपके कुछ भारत में कृषि क्रांतियां, जैसे आपकी ये क्रांतियां हैं और ये संबंधित क्षेत्र या उत्पादन है। तो हरित क्रांति खाद्य उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, लाल क्रांति आप कहेंगे आपके टमाटर एवं मांस उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, मछली, औषधि एवं आपका कहा गया
टिकल से उत्पादन के लिए। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। कहा गया धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा और आपके कुक्कुट उत्पादन के लिए। पीत या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। स्वर्ण रेशा क्रांति आप कहेंगे जूट या पटसन उत्पादन के लिए। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन के लिए। मूक क्रांति मोटे अनाज उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। ये जितने भी आपके हैं इनको याद करके रखना है, ठीक है ना। इनको याद कर लीजिएगा। ये क्रांतियां पूछी जाती हैं कि लाल क्रांति के अंतर्गत कौन आएगा, तो आपके टमाटर एवं मांस उत्पादन आएंगे, है ना। तो इनको आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया सूक्ष्म लघु और आपके मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। सूक्ष्म क्या होगा, तो ये वर्गीकरण है और ये इनकी परिभाषा विनिर्माण उद्योग एवं सेवा उद्योग है ना। इनके बारे में बताया गया। जैसे सूक्ष्म तो आप कहेंगे माइक्रो तो सूक्ष्म प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण से निवेश। हमने 1 करोड़ का निवेश किया तो 1 करोड़ का निवेश कर सकते हैं और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक ले सकते हैं। मतलब हमने अगर 1 करोड़ तक निवेश किया सूक्ष्म में, केवल आपकी माइक्रो की बात की जा रही है, तो 5 करोड़ मतलब 5 गुना हम टर्नओवर ले सकते हैं। तो क्या आप अपनी पढ़ाई को 5 गुना नहीं कर सकते एक नौकरी पाने के लिए? करिएगा, है ना। लघु आप स्मॉल, है ना। तो कहा गया प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 से लेकर 10 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल टर्नओवर 5 गुना ही लेना है। और वार्षिक टर्नओवर 1 लगाएंगे तो 5 करोड़ और 10 लगाएंगे तो 50 करोड़। कितना हुआ? 5 गुना। 5 गुना से अधिक नहीं होगा। ये आप एक ट्रिक लगा सकते हैं ना, ये ट्रिक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ताकि आपको चीजें भूले ना। फिर आता है मध्यम या आपका मीडियम साइज। ये मीडियम आपका क्या, तो आप कहेंगे उद्योगों का वर्गीकरण में। तो इसमें प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 से लेकर 50 करोड़ निवेश कर रहे हैं। अगर 10 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 50 और 50 आएगा 50 करोड़ टर्नओवर। और अगर 50 करोड़ लगा रहे हैं तो हमें कितना 250 करोड़ टर्नओवर मिल सकता है मैक्सिमम। अगर मिनिमम हम 10 करोड़ लगाएंगे तो हमें मैक्सिमम कितना 50 करोड़ मिल सकता है। और अगर हम मैक्सिमम 50 करोड़ रुपए लगाएंगे तो हमें मैक्सिमम कितना, तो 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न कंपनियां क्या होंगी, बताएं भाई। तो कहा गया केंद्रीय लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पर कुछ आप क्या कर ले, कुछ चीजों को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे 12 नहीं 13 हो चुकी हैं आपकी महारत्न कंपनियां। कितनी? 13। और यहाँ पर 12 नहीं नवरत्न कंपनियां कितनी हो चुकी हैं? 14 हो चुकी हैं। ठीक है ना, तो इनको आप सुधार लीजिएगा। क्या होंगी? तो यहाँ पर आप कहेंगे 13 है और यहाँ पर आप कहेंगे 14 है। ठीक है ना, ठीक है, अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को। तो वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं? 13 है। नौ रत्न कंपनियों की कुल संख्या 14 है। मिनी रत्न कंपनियों की कुल संख्या 74 है, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे श्रेणी 1 में 62 या 62 और श्रेणी 2 में आप कहेंगे 12 या आपकी 12 रखी गई है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब जो आपकी महारत्न कंपनियां हैं इनको याद करना जरूरी है, तो याद करिएगा। तो पहली ही है आपकी एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, पहली, और इसकी स्थापना 1975 में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इतना ही पूछा जाता है। अगली है ओएनजीसी, जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड कहा जाता है। 1956 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। और तीसरी है आपकी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, और ये 1974 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और चौथी आपकी कोल इंडिया लिमिटेड,
जो आपकी 1975 में इसकी स्थापना की जाती है और ये आपकी कोलकाता में है, कोल से कोलकाता। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड आप कहेंगे 1959 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आप गेल की बात करते हैं, तो 1984 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आप भेल की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 1964 में इसकी स्थापना की जाती है और ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे आता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की बात कर रहे हैं, तो 1974 में इसकी स्थापना की जाती है और ये मुंबई में है। और नवी है आपकी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके BPCL, और इसकी स्थापना 1977 में की जाती है और मुंबई में है। कहा गया कॉपर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी स्थापना 1989 में की जाती है, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहा गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपका PFC, जिसकी स्थापना 1986 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, जो आपकी स्थापना 1669 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आप अगली लिख लीजिएगा 13वीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आपकी क्या है 13वीं है और इसकी स्थापना 1959 में होती है। कब होती है? 1959 में होती है। और इसे 2023 में हमारी महारत्न कंपनियों का भाग माना जाता है, ठीक है ना। क्या है? 2023 में इसे महारत्न कंपनी का क्या दर्जा दिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना वर्तमान में कितनी है? 13 है। और इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो नोएडा में। कहां पर? नोएडा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थाओं का स्थापना वर्ष है ना, याद कर लीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड IFCI का मुख्यालय स्थापना वर्ष कहां पर है? आप कहेंगे 1948 में। भारतीय औद्योगिक शाख एवं निवेश निगम लिमिटेड 1955 में। और कहा गया भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, या इसी को IDBI बैंक कहा जाता है, विकास बैंक की स्थापना 1964 में होती है। भारतीय इकाई प्रन्यास, तो आप कहेंगे 1964 में स्थापना होती है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, तो आप कहेंगे 1971 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, जिसे कहा जाता है 1990 में इसकी स्थापना। याद करें, एक इसे याद करें, एक इसे याद करें। इस बार RO में भी प्रश्न आया था, एक इसको याद कर लो, ठीक है ना, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, है ना, इनको भी याद कर लो, है ना। ICICI बैंक है ना, इनके बारे में भी पढ़ लो, 1955 में इनकी स्थापना होती है। आगे कहा गया महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो क्या है? कहा गया विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम आपका फेरा 1973 को आता है। कब? 1973 के माध्यम से 1 जनवरी 1974 को लागू किया जाता है। किसका? फेरा, ठीक है ना। क्या कहेंगे? फेरा आपके बीच में कब आता है? तो 1974 में आता है। कब? 1974 से लागू होता है, ठीक है ना। तो कब कहेंगे? तो 1974 में लागू होता है। अब फेरा का फुल फॉर्म आपको बताना है। किसका फुल फॉर्म? फेरा। फेरा का फुल फॉर्म आप बताएंगे, क्या होगा, है ना। नहीं आप बता पाएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन कमेंट करके आप फेरा का फुल फॉर्म बताएंगे। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 अधिनियम आता है और 1 जनवरी 2000 से ये लागू किया जाता है। देखो ये 73 में आता है, 1 जनवरी 2074 से लागू होता है। ये 99 में आता है फेमा और 1 जनवरी 2000 से लागू होता है। भारत में निवेश आर्थिक से क्षेत्र आपका नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू की गई थी। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पहली बार कब लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2000 को लागू की गई थी। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। याद करें। आगे औद्योगिक नीतियां। कहा गया 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण और आपके वैश्वीकरण की बात की गई। इसी को LPG की शुरुआत कहते हैं। तो कब से शुरुआत होती? 1991 से। कब से?
1991 से होती है। अब बताएंगे 1991 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, आगे आता है रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर 2016-17 के बजट से योजनागत व आपके गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। क्या करना है, याद करना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जीएसटी क्या होती है। जीएसटी तो गुड सर्विस टैक्स होता है, इसका फुल फॉर्म है ना। जीएसटी कब से आती है, कौन कौन बताएगा भाई जीएसटी के बारे में? कोई है क्या जो जीएसटी बता सके, है ना? हमें आगे बढ़ने से पहले कोई है क्या जो जीएसटी के बारे में बता सके? जल्दी से जीएसटी कौन कौन बताएगा? अगर किसी को पता हो तो जीएसटी बता दीजिएगा, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना, हमें नहीं बताना पड़ेगा, है ना। आइए, कहा गया जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम गुड सर्विस टैक्स या आप वस्तु एवं सेवा कर है। परिचय एक अप्रत्यक्ष कर है या आप कह सकते हैं आपका इनडायरेक्ट कर है। उद्देश्य एक देश एक कर प्रणाली लागू करना है ना, धीरे धीरे देखना एक देश एक और क्या क्या आता है। लागू तिथि 1 जुलाई 2017 से होती है, ये याद रखना है। लागू किया गया 121वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा। ठीक है, तो ये तो आपका जीएसटी हो गया। क्या हो गया, जीएसटी। जीएसटी में कुल 33 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आपका केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, क्या रखनी, 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। लिख लो भाई, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 33 कुल सदस्य होते हैं। ठीक है ना, और इसमें आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे वो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ना कि आपके प्रधानमंत्री होंगे, है ना। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो आपके कुल 33 सदस्य होंगे और जो अध्यक्ष होंगे, लिख लो अध्यक्ष, वो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर जैसे राज्य सरकार के कर और केंद्र सरकार के कर है। तो राज्य सरकार में आप देखेंगे कि राज्य वैट कराता है, मनोरंजन कराएगा, प्रवेश कराएगा, विलासिता कराएगा, लॉटरी सट्टेबाजी जुए पर कराएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य का कर, राज्य का उपकर एवं अधिभार आता है। कहा गया विज्ञापन पर कर और क्रय कर आता है। ये सब कितने किसके, राज्य के कर है। इन पर कौन कर लगा सकता है टैक्स, तो राज्य लगा सकता है। अब केंद्र के, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर एवं अधिभार लगा सकता है। ये कौन लगाएगा, केंद्र लगाएगा। कौन लगाएगा, तो आप कहोगे केंद्र लगाएगा। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, है ना। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे टैक्स 2 प्रकार के, एक अप्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर, और एक प्रत्यक्ष कर भी तो होता है, प्रत्यक्ष कर, जिसे आप डायरेक्ट देते हैं। जिसमें कहा गया प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, तो आप कहेंगे जैसे आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजीगत कर, लाभ, प्रतिभूति लेन देन आदि आते हैं। और अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण जैसे आपके मनोरंजन कर, सेवा कर, है ना, वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, ये सब आपके क्या अप्रत्यक्ष कर आते हैं। आगे आते हैं, जीएसटी परिषद क्या है, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 279 ए के अंतर्गत जीएसटी परिषद आती है कि नहीं आती है, बोले भाई। जीएसटी परिषद किसके अंतर्गत आएगी, तो आर्टिकल नंबर 279 के अंतर्गत। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते, मैंने बता दिया। उपाध्यक्ष, जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते, केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित किया जाता है। सदस्य कहा गया केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। गणपूर्ति आप कहेंगे कुल सदस्यों का 50%। और वोटिंग पावर क्या होती है, केंद्र सरकार के पास 1/3 और राज्य सरकार के पास 2/3। और निर्णय कितना, तो आप कहेंगे 3/4 बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, कोई भी निर्णय तो 3/4 बहुमत से लिया जाता है। ठीक है ना, इतनी बातें याद रखना। आगे, अब जीएसटी दरें कितने प्रकार की हैं, तो 4 प्रकार की, 5%, 12%, 18% और 28%। मिनिमम 5% से शुरू होता है मैटर, और मैक्सिमम कहां तक जाता है, तो आप कहेंगे 28% तक
जाता है। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब आता है वैट। वैट है क्या? तो आप कहेंगे मूल्यवर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सिफारिशकर्ता कौन था? तो चलैया समिति 1991 के द्वारा लाया गया। शुभारंभ कब से? 1 अप्रैल 2005 से होता है। लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा होता है, जो 1 अप्रैल 2003 में लागू करता है। अंतिम राज्य लिखा गया, लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश 1 जनवरी 2008 को लागू करता है। कौन? आपका वैट, मतलब मूल्य वर्धित कर या वैल्यू एडेड टैक्स होता है। कर का प्रकार अप्रत्यक्ष ही होगा, है ना, सीधी सी बात है। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष कर होगा। ठीक है, कैसा कर होगा? आप बोलोगे अप्रत्यक्ष कर ही कि यहाँ पर संभावनाएं की जा सकती हैं। आगे आते हैं। अगला है आपके आरबीआई की साख नियंत्रण की विधियां। ठीक है ना, बस 1 सेकंड देना। किसकी बात की जा रही है अब? तो आप कहेंगे आरबीआई की बात की जा रही है। ठीक है ना, आइए। तो आरबीआई की साख नियंत्रण गतिविधियां क्या है या नियंत्रण की विधियां क्या है? तो बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, है ना, वैधानिक तरलता अनुपात या आपका एसएलआर, जिसे एसएलआर कहते हैं, नगद आरक्षी अनुपात जिसे सीआरआर कहते हैं। आइए तो एक एक करके देखते हैं। बैंक दर क्या होगी? कहा गया वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। दीर्घ समय तक के लिए देता है तो दीर्घकालीन ऋण हो जाता है। और रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, इसे रेपो दर कहा जाता है। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। यहां पर क्या कर रहा था? देता है। अब ये क्या कर रहा है? ले रहा है। कौन ले रहा है? आरबीआई ले रहा है। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है, याद रखना, स्वयं लेता है ना, इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। कहा गया आपके सीआरआर या नगद आरक्षी अनुपात, बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है, इसे ही आप सीआरआर कहते हैं ना, कैश या नगद रखना पड़ता है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? जिसे हम लोग एसएलआर कह देते हैं। बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे ही हम एसएलआर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएलआर कहते हैं। तो ये जो आपकी परिभाषाएं दी गई हैं, है ना, जो बताया गया है कि आपकी आरबीआई की साख नियंत्रण की विधियां क्या होंगी, बैंक दर क्या होगा, रिवर्स रेपो दर क्या होगा, रेपो दर क्या होगा, आपका सीआरआर क्या होगा, आपका एसएलआर क्या होगा, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण है तो क्या करना है? याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपकी बैंकिंग महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बैंकें हैं उनके बारे में। भारत में स्थापित प्रथम बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में, सॉरी 1770 में, कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है ना। अब आगे आता है प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक कौन सी होगी? तो आपकी बैंक ऑफ बंगाल थी उसके अंतर्गत, और बैंक ऑफ बॉम्बे था, और बैंक ऑफ मद्रास था। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में की गई थी, और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। इन तीनों बैंकों को मिला करके आने वाले समय पर 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और इसी को आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया है। देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1 जुलाई 1955 से नया नाम भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई कहा गया है। तो पहले ये प्रेसिडेंटी बैंक हुआ करती थी, और उसके अंतर्गत 3 बैंक, बैंक ऑफ बांग्ला आती थी, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास आती थी। फिर इन तीनों को हमने मिलाया और इनको क्या नाम दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया। फिर हमने इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया, और इसका नया नाम आपके भारतीय स्टेट बैंक के नाम पर दर्ज किया। आज भारत का सबसे बड़ा बैंक बनकर
एसबीआई सबसे नंबर 1 पर बैठा हुआ है ना। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद करें। एक ये फैक्ट याद करें और एक ये फैक्ट, इन तीनों को पूछ लिया जाता है पहले इनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आपसे पूछा जाता है कि प्रेसिडेंटी बैंक का जब विलय किया गया 1921 में, तो इसका नाम क्या रखा गया था, तो आप कहेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। फिर इसका जब राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया, तो इसी का नाम स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। ठीक है, अगला आता है पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक। अभी पूर्ण रूप से अभी तक कोई बैंक नहीं बना था, अब पूर्ण रूप से पहला तो पंजाब नेशनल बैंक है। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से कौन सा बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। कब? 1894 में। आगे आते हैं, अब आता है आरबीआई क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी इस स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग समिति के द्वारा किया गया था। पर आपका परिचय भारत का केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आता है। स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 या आरबीआई एक्ट 1974 के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है और म्यांमार या बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है 1947 तक, और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है 1948 तक, है ना, 30 जून 1948 तक। इसके प्रथम गवर्नर आप कहेंगे आपका ओसबोर्न स्मिथ जी थे। कौन थे? तो पहले आपके स्मिथ जी थे, ओसबोर्न स्मिथ जी। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। वर्तमान में कौन है, आप कमेंट करेंगे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है, कौन है और किस नंबर के हैं? ठीक है ना, पूछा जाता है। ये 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, है ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 1969 में 14 बड़े बैंकों का विलय किया गया था। दूसरा विलयीकरण या राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो राष्ट्रीयकरण हुआ था कितना, तो 19 पूछा जाता है कि 1969 में आपके 19 जुलाई 1969 को या 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 14 बैंकों का। फिर दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब आगे देखो, जैसे बंधन बैंक, इसकी स्थापना 2001 में होती है, इसका मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय महिला बैंक, तो इसकी स्थापना 2013 में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसबीआई में विलय कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 को, है ना। तो आपकी भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी 2013 में और इसे विलय भी कर दिया गया 2017 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे एसबीआई में विलय कर दिया गया वर्तमान समय में। आगे कहा गया बैंकों का विलय चल रहा है ना, तो वहां से बात शुरू हो गई है। आगे कहा गया वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। किसका? 1993 में ही न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में। अब 1 जुलाई 1917 को क्या क्या हुआ है, आइए देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1917 को, 1 जुलाई 1917 को क्या हुआ था, तो आप कहेंगे आपकी जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का विलय हो जाता है भारतीय स्टेट बैंक में। कहा गया स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का विलय हो जाता है एसबीआई में। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का विलय हो जाता है एसबीआई में। स्टेट बैंक ऑफ आपका ट्रवनकोर का विलय हो जाता है एसबीआई में। भारतीय महिला बैंक का विलय हो जाता है एसबीआई में। ये सब कब होते हैं? 2017 में। 1 अप्रैल 2017 में इतनी बैंकों का विलय कहां पर हो रहा है? आपके एसबीआई में, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया में हो रहा है। ठीक है, याद रखना। 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ? विजया बैंक और देना बैंक का विलय, दोनों का विलय हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा में होता है। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय पूछा जाए कहां पर होता है, तो विजय कहां देने जा रहा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देने जा रहा है। ठीक है ना। आगे
1 अप्रैल 2020 को क्या होता है, कहा गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय होता है पंजाब नेशनल बैंक में। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कहां पर जा रहे हैं, पंजाब में, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक तो केनरा बैंक में इसका विलय हो गया, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। कहा गया आंध्रा बैंक का और कारपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। किसमें हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। तो पहला सबसे बड़ा क्या आया आपका एसबीआई, दूसरा आपका क्या आया तो आप कहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा पंजाब, है ना, बता रहे हैं, चौथा कैनरा, पांचवा इंडियन और छठवां यूनियन। अभी 6 हो गए, देखते हैं। अब 6 केवल दिखाया गया। अभी वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 12 है। कितनी, 12 है। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी बैंक है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, याद करो। अगर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक। कहा गया विदेश या लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अब कहा गया प्रमुख भारतीय बैंक एवं स्थापना वर्ष। तो जैसे आपका भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना कब होती, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को। पंजाब नेशनल बैंक 1894 को। बैंक ऑफ बड़ौदा तो आप कहेंगे 20 जुलाई 1908 को। इंडियन बैंक 1907 को। यूको बैंक 1943 को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 को। याद करो, इनको क्या करना है, याद करना है, याद करना। इसी बार शायद आया था आपके आरओ में, एक पूछा गया था कई बैंकों को मिलान करने के लिए किसकी स्थापना कब होती है। आगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या इसी को नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आप कह सकते हैं आरआरबी, भर्तियां भी आती हैं 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक या आप कह सकते हैं 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988 में। एक आ गया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एवं आपके इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, आपके आईसीआईसीआई बैंक 1994, जिसका कौन बताता है, अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं, है ना। आरबीआई का भी करते हैं, इसका भी करते हैं, है ना। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन एचडीएफसी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना 1994 में होती है, याद कर लीजिएगा। कहा गया एक्सिम बैंक की स्थापना कब होती, तो आप कहेंगे 1993 को होती। कब होती, 1993 को। तो आपको ये भी याद करके रखना है। आगे कहा गया राजकोषीय नीति क्या होती है, तो राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माइनस आपका कुल व्यय होता है। तो राजकोषीय घाटा बराबर कुल राजस्व प्राप्तियां ले लो और कुल आपके गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां ले लो और माइनस कुल व्यय कर दो, निकल आएगा। प्राथमिक घाटा क्या होगा, तो राजस्व घाटा माइनस ब्याज अदायगी होगा। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। राजस्व घाटा क्या होगा, तो कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व आय को ले लीजिएगा, माइनस लगाना है। तो राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय, कहा गया कुल राजस्व व्यय कितना हुआ और कुल राजस्व आय कितनी हुई, घटा दीजिएगा। प्रभावी राजस्व घाटा, कहा गया राजस्व घाटा और राज्यों को दिया गया आपका विकास अनुदान घटा देना है ना। बजटीय घाटा क्या होता है, तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां होती हैं। क्या होती है, कुल व्यय और माइनस कुल प्राप्तियां होती हैं। तो ये आपके कुछ नियम कानून निकल आएंगे। आगे आते हैं, कहा गया बजट महत्वपूर्ण तथ्य, आय व्यय के कहा गया आय व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में रखा गया है, कहा गया है। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालय, नीति आयोग का कैग क्या होगा, कहा गया नीति आयोग व कैग की सहायता से किया जाता है। बजट वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक होता है ना। अब 1 जुलाई नहीं 1 अप्रैल से ना,
अभी यही कहने जा रहे थे कि 1 अप्रैल गया है ना, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, फिर 1 अप्रैल आता है तो फिर से नया शुरू हो जाता है, फिर 31 मार्च तक चलता है। तो अब आपका 1 अप्रैल से क्या हो गया, तो आप कहेंगे बजट वित्तीय वर्ष शुरू हो गया। कहा गया बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट का पारित होना आवश्यक है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था। याद कर लो भाई, भारत का पहला बजट कब हुआ था, तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन आपके वित्त मंत्री आर के षटमुखम शेट्टी या चेट्टी जी ने पेश किया था, है ना। किसने, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के आपके षटमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था। अब तक सर्वाधिक बार 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। कहा गया एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 से आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश करने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन पुनः 1917 में 1 फरवरी 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पुनः पेश किया गया है। तो अलग कब किया गया था, एक वर्ष समिति के द्वारा। एक वर्ष आपकी समिति आई, उसकी सिफारिश पर 1924 से अलग आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश करने, लेकिन 1 फरवरी 2017 से क्या किया गया, रेल बजट और आम बजट को एक साथ पुनः पेश किया गया था। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं अक्सर, तो याद रखना। आगे आते हैं। कहा गया मुद्रास्फीति क्या है। कहा गया वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, और मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य कम होता है। याद करो, तो मुद्रास्फीति में क्या हो गए कि वस्तुओं एवं सेवाओं की क्या होती है, कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है। मुद्रास्फीति के मापन का आधार आप कहेंगे थोक मूल्य सूचकांक होता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं कि वो आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है ना। आगे आते हैं। कहा गया थोक मूल्य सूचकांक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वह यह सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आपके आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में मई 2017 से इस सूचकांक की गणना के लिए वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया है और इसमें कुल 697 वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया गया है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं 117, ईंधन और ऊर्जा कहा गया 16 तथा विनिर्मित वस्तुएं आपकी कितनी है, विनिर्मित उत्पाद आपके 564 शामिल है। ठीक है ना, तो याद रखना कितनी है, 564 शामिल है। ठीक है, तो आपकी प्राथमिक वस्तुएं कितनी है, 117, ईंधन और ऊर्जा सब कितने हैं, तो 16 है, और विनिर्मित उत्पाद कितने, 564 है। आगे कहा गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, तो यह सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसकी गणना के लिए 3 अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका होता है, शहरी क्षेत्र के लिए होता है और संयुक्त रूप से होता है ना। तो आपकी CPI जो बनती है ये आपकी रूरल, अर्बन और आपके संयुक्त, मतलब इन दोनों की मिश्रित होती है, संयुक्त रूप से होती है। आगे कहा गया है कि कुछ नोट में दिया गया है कि नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी 2011 में जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2012 को आधार वर्ष माना गया था। याद कर लो भाई। नोट 2 औद्योगिक श्रमिकों और कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। याद करो भाई, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, और श्रम ब्यूरो कहा गया श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में मुद्रास्फीति का हम मापन कैसे करते हैं? तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है ना। कहा गया विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया गरीबी क्या है भाई, है ना। गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, कि आप रोटी खा सकें दो समय की पेट भर के, और आप अपने वस्त्र मतलब अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र और अपने आप को ढकने के लिए छत होनी चाहिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये न्यूनतम चीजें हैं, है ना। जब कोई शौक नहीं रखेंगे आप तब, है ना। तो कहा गया जैसे न्यूनतम आवश्यकताओं में नहीं कर पाता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। तो क्या होना चाहिए? तो मूलभूत भोजन, कपड़ा, मकान। अब आपका न्यूनतम में शिक्षा और स्वास्थ्य भी शामिल कर सकते हैं, ताकि इतना तो आप करा ही सकें। थोड़े से पढ़े लिखे 6 से 14 वर्ष के हैं अगर, तो आप पढ़े लिखे भी हो सके, है ना। शिक्षा में आपको योगदान मिल सके। न्यूनतम चीजें आप कम से कम कुछ तो पढ़े लिखे हो कि आपको अगर कुछ चीज समझाई जाए, बताई जाए तो आप समझ सके, है ना। और स्वास्थ्य कि आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप बता तो सकें। तो आप तभी बता पाएंगे ना जब आप शिक्षित होंगे कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा दाएं तट पर या दाएं तरफ हो रहा है या बाएं तरफ हो रहा है, आप ऐसे बता सकते हैं। भारत में गरीबी का अनुमान NSSO के परिवार उपभोग व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। योजना आयोग, अब नीति आयोग द्वारा उपभोग व्यय स्तर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी की रेखा निर्धारित की गई है। तो अगर शहर के हैं तो कम से कम 2100 कैलोरी प्रतिदिन, और अगर गांव के हैं तो 2400 कैलोरी प्रतिदिन आपको लेना ही है। अगर इससे कम ले रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। कहा गया आपके अलंग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। याद करो, अगर आपसे पूछा जाए कि किस समिति के अंतर्गत पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था, तो अलंग समिति है। कहा गया नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति, कौन सी हाशिम समिति गठित की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 2012 में प्रस्तुत की थी। कौन? हाशिम समिति। कहा गया सुरेश तेंदुलकर समिति 2004-5 ने न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और तेंदुलकर समिति 2011-12 के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी का स्तर 21.9% की बताई थी। श्री रंगराजन समिति 2012 के अनुसार 2011-12 में भारत में इतने लोग 29.5% लोग गरीब है ना। ये किसने बताया? श्री रंगराजन समिति। कहा गया गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था। किसके? ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया था। आय की विषमताओं का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। आय की विषमताओं का मापन, है ना, कैसे होती है? आपका इस तरह लॉरेंज वक्र होता है ना, ऐसे एक सीधी रेखा जाती है और आपकी ऐसे जाती है। तो कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है तो कोई यहाँ है। आप अगर अभी निम्न हो तो कभी उच्च भी होगे, है ना, और अब फिर धीरे धीरे। तो ये आपका क्या है? तो आप कहेंगे लॉरेंज वक्र है। आइए, कहा गया निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन आपके रेगनर नकर्सेनिकी ने वर्ष 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप कंट्रीज में प्रकाशित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्या लिख लो? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। जितना लिख सको उतनी बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा प्रतिपादन के किसने किया था? अवधारणा का प्रतिपादन आप कहेंगे रेगनर आपके नकट से ने वर्ष
1953 में किया था। अपनी पुस्तक में प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है ना, प्रकाशित किया था। एक अफ्रीका की एक तस्वीर थी कि एक बच्चा भूखा मर रहा था, है ना, भूख से तड़प रहा था। सोचना जरा, ये एक पत्रकार थे, मतलब फोटो खींचने वाले जो होते हैं, है ना, तो इनको अवार्ड भी मिला था। ये क्या थे, ये फोटो खींच रहे थे, पत्रकार थे, है ना, कि ये न्यूज दिखाएंगे। इधर एक बच्चा था जो क्या था, तो आप कह सकते हैं कि ये एक बच्चा था जो भूख से तड़प कर मर रहा था, है ना, ये बच्चा था। और इधर एक गिद्ध या गीदड़ बैठा था, है ना, गिद्ध, कि ये बच्चा मर जाए तो हम इसे खाएं, है ना। लेकिन एक गिद्ध इधर भी बैठा था, ये गिद्ध ही था, है ना, जो इस बच्चे का मरने का इंतजार कर रहा था और उसे कैमरे पर कैद कर रहा था। जैसे ही ये बच्चा मर गया, ये गिद्ध या बाज आया और इसको क्या किया, खाने लगा, है ना, और इसको इसने कैप्चर किया। और इससे बाद में क्या हुआ, इतना आज भी इस तस्वीर को लोग देख करके थू थू करते हैं, है ना, कि वो गिद्ध तो अपनी भूख मिटाने के लिए बैठा था, या वो बाज तो अपनी भूख मिटाने के लिए बैठा था कि हम इसे खाएंगे, ये मरे जाएगा तो हम इसे खा लेंगे। लेकिन ये वाला जो बाज या गिद्ध बैठा था, ये अपनी ये भूख मिटाने के लिए बैठा था। ये भूख नहीं, अपनी तस्वीर या अपने कैमरे में कैद करने के लिए। जब ये तस्वीर बाहर आई थी तब तक वो निपट चुके थे, है ना। ये सुन करके जब उन्हें पुरस्कार दिया गया था, है ना, बड़ी इसमें आलोचनाएं भी होती हैं भाई। इसकी कहानी आपको कई जगह मिलने वाली, देखिएगा कभी ना, बहुत अच्छी कहानी है। तो आप ऐसे ना बने। समाज में अगर आप करने योग्य ऊपर वाले ने भेजा है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। पैसा रुपया कुछ नहीं होता है लाइफ में। कितनों बड़े आदमी हो और आप अपने मन की बात किसी से कह ना सकें, कोई ऐसा ना हो आपके पास, तो कोरोना और कोविड-19 में अच्छे बड़े बड़े पैसों वालों को उठा ले गया, है ना। पैसे से कुछ नहीं होता है, रिश्ते हैं तो पैसे बने रहेंगे, है ना। अब पैसों से रिश्ते आप नहीं बना सकते हैं कि इनको बुला करके 4 दिन हम इनसे नवाबीगिरी करवाएं और फिर इसके बाद इनको दुत्कार के भगा दें। दोबारा वो आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। इकोनॉमिक्स है, इसलिए मैं पैसों की बात कर रही हूँ। तो पैसा आपकी लाइफ में कभी भी इतना कि पैसा इतना है आपके पास ना, है ना, हमको भी मिलता है महीने में। आप पूछ लेना हमारे आसपास वालों से कम हम महीने का 7-8 हजार रुपए केवल ऐसे ही खर्च कर देते हैं, है ना। 1-2 बार अगर बाहर खाने कभी कभार, महीने में तो नहीं जाते, लेकिन 2-3 महीने में 1-2 बार हो ही जाता है। तो केवल मैं अपने स्वयं के लिए कभी नहीं जाती हूँ, स्वयं कि मैं अपना और अपने साथ रह रहे हैं दोस्तों, जितने भी लाज में है, चलो रे खाने चलते हैं, है ना, चलो चलते हैं। तो जो भी गर्ल्स वहां पर रहती हैं कि 7-8 लोग हो गए, 4-5 लोग हो गए, कभी कोई नहीं रहता तो जितने लोग हैं उतने लोग ही गए। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए, है ना, और सिर्फ खाने से लेकर नहीं, आप करें सामने वाले के लिए। आप उन्हें पुस्तक दे सकते हैं। अभी आप जैसे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हैं, तो आप पुस्तक से उन्हें उपहार दे सकते हैं, है ना। आप उन्हें वो हेल्प करें जिसके वो हकदार हो। ये नहीं कि आप उन्हें बिगाड़ने में लगे ना, बिगाड़िएगा नहीं पैसा दे करके। आप खिलाए पिलाए बेशक, पहनाए ओढ़ाए बेशक, है ना, लेकिन उनके साथ साथ उनकी देख रेख या उनकी रक्षा सुरक्षा भी आपका कर्तव्य हो जाना चाहिए। फिर आगे आते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे सेबी की। सेबी है क्या भाई, हमें तो इसका फुल फॉर्म नहीं पता है। आइए देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का आगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती। राष्ट्रीयकरण 30 जनवरी 1992 को होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई पर है ना। कागज आपके पूंजी बाजार का नियमन करना किसका काम है, सेबी का। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। इनके प्रवर्तक कंपनियां जैसे IDBI, जैसे ICICI, है ना, ICICI होता है ना, IFCI, है ना, ये सब इनके प्रवर्तक कंपनियां हैं सेबी की। आगे आते हैं।
अब कहा गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में होती है और ये 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्य को दिखाता है। या एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। कहां पर है? याद करना, मुंबई में है। मुंबई में, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। कहा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में आपका कहा गया फेरवानी समिति की सिफारिश। आपसे पूछा जाता है कि फेरवानी समिति किसके लिए जानी जाती है? तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए जानी जाती है। यह 50 कंपनियों के शेयर के मूल्यों को दिखाता है। कितने? 50 कंपनियों को। आगे आते हैं। अब कहा गया विश्व के प्रमुख शेयर बाजार, तो शेयर बाजार है तो शेयर मूल्य सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज है। कहा गया आपके डो जोन्स न्यूयॉर्क की है ना। कहा गया सेंसेक्स, निफ्टी, डालेक्स ये आपके मुंबई के हैं। कहाँ के? हमारी मुंबई के हैं। निक्की आपका जापान का है ना। हांग सेंग हांगकांग का है। कहा गया संघाई कॉम चीन का है। मिड डेक्स आप कहेंगे आपके फ्रैंकफर्ट या आपके जर्मनी का है। सिम्बेक्स कहा गया आपके स्टेटस या टाइम्स, स्टेटस टाइम्स सिंगापुर के हैं। कहा गया आपके नॉस्डैक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहाँ का? अमेरिका का। याद कर लो। अब आता है प्रमुख वित्तीय समितियां, जैसे एस तारापोर समिति किसके कारण आई? इसका उद्देश्य क्या था? तो विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु सुझाव देने हेतु लाई गई थी। ठीक है ना। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार हेतु सुझाव देने के लिए। कहा गया आपका गोईपोरिया समिति प्राथमिक या शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु लेकर आई गई। नचिकेत मौर्य समिति आपके निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु लाई गई थी। दीपक पारेख समिति आप कहेंगे वित्तीय और संरचना में सुधार के लिए लाई गई थी। तो ये समितियां महत्वपूर्ण है और भी दिखाते हैं, है ना, पढ़ लीजिएगा। आगे आता है ए घोष समिति बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु सुझाव देने के लिए आई थी। ए घोष समिति। वाई वी रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु लाई गई थी। कहा गया आबिद हुसैन समिति लघु उद्योगों एवं व्यापारी के नीति सुधार हेतु लेकर आई गई थी। एनके सिंह समिति आप कहेंगे आपके FRBM आधुनिकी या आपके अधिनियम की समीक्षा हेतु लेकर आई गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि FRBM का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? कौन कौन बताएगा भाई? जल्दी से आप सभी लोग बताते चले जो आपसे पूछा जा रहा है ना। तो आप क्या कहेंगे? फिजिकल जल्दी से क्या बताएंगे? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको, ठीक है ना, फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे। रंगराजन समिति कहा गया विनिवेश पर सुझाव देने हेतु। एल के झा समिति अप्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु। कहा गया वांचू समिति प्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु। और केलकर समिति PPP मॉडल का आकलन एवं आपके करारोपण पर सुझाव देने हेतु। कहा गया कि आपके कीर्ति पारिक समिति पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी समाप्त करने के सुझाव के लिए आई थी। कौन सी? तो कहा गया है आपकी पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी समाप्त करने के लिए सुझाव के लिए कीर्ति पारिक समिति आई थी। ठीक है ना, ठीक है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, यहां तक की पूरी बात समझ में आई आप सभी लोगों को? आगे आते हैं, बस 1 सेकंड समय देना ना। लिख लेगा। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के लिए। किसके? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के लिए आई थी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। क्या होगा? अगला जो टॉपिक है आपका प्रमुख योजनाएं हैं और ये प्रमुख योजनाओं से फिर आपकी ये क्लास समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो प्रमुख योजनाएं का आगे प्रमुख योजनाएं आपका शुभारंभ तिथि या वर्ष है और ये इसके उद्देश्य हैं।
जो यहाँ से प्रश्न अक्सर आपको मिलाने के लिए पूछे जाते कि कब कौन सी योजना आई थी। कहा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आता है। ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना था। किसके? तो ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कब आया गया था? 1952 में आई थी। कहा गया आपका ट्राइसेम आपका 1979 में आई थी। ग्रामीण युवाओं को रोजगार, कहा गया स्वरोजगार हेतु तकनीकी एवं आपके उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था। कब? 1979 की बात कही जा रही है। कहा गया डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया आपके 1882 में आई थी। कब? 1882 में या 1882 में आई थी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों का विकास करना, याद करते चलो, याद करो, ठीक है। आगे कहा गया इंदिरा आवास योजना कब आती है? तो 1985 में आती है। कब? 1985 में। SC ST और आपके BPL परिवारों में को पक्का आवास प्रदान करना। तो ये योजना इंदिरा आवास योजना जो आजकल सबको आवास मिल रहे हैं, तो ये तो आपकी 1985 से चल रही है। कब से? 1985 से, है ना। सोचने वाली बात है। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 2021 में इसका नाम बदल करके PM पोषण कर दिया गया है। क्या? PM पोषण कर दिया गया है। ये आपके पहले मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानी जाती थी और ये योजना 15 अगस्त 1995 में आई थी। कब आई थी? 15 अगस्त 1995 में आती है। इसमें 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। आज भी पोषण युक्त भोजन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आपके इन 6 दिनों पर 6 प्रकार का भोजन, यहाँ तक कि दूध, दही सब देने की बात होती है। लेकिन आप सरकारी स्कूल जाकर देखें जरा, क्या दूध, दही या उनको प्रोटीन या उनको पोषण स्तर या पोषण युक्त भोजन दिया जाता है क्या? है ना। वही रोटी सब्जी, वही रोटी दाल बना दी जाती है। दाल में दाल ही नहीं रहती, केवल पानी पानी रहता है ना। आप देख सकते हैं आज भी कई जगह ऐसा है, सब जगह तो नहीं है भाई। देखो ये भी हकीकत है कि सारे आपके प्राइमरी स्कूलों पर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह ऐसे स्कूल है जहां पर आपके काजू बादाम तक भी खाने को बच्चों को दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे आप इतना कैसे कंफर्म होगा? क्योंकि हमारी भाभी पढ़ाती हैं इसलिए हम जानते हैं ना। तो बताती हैं कि हमारे यहाँ 6 टाइम उनके रूम पर भी टंगा है बल्कि चार्ट ना, उससे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल में आज ये बनेगा, आज ये बनेगा। और वहीं पर मतलब वो लोग खुद भी भोजन करती हैं, है ना, कि आज ये बनेगा। तो अच्छी बात है ना। अगर आप बच्चों का ध्यान रख रहे हो तो बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में 1 दिसंबर 1997 को आती है। शहरी बेरोजगारों एवं अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करना है। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, इसमें शहरी बेरोजगारों एवं अल्प बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने की बात कही गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे आप शॉर्टकट में KCC कह देते हैं, अगस्त 1998 में आती है और किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, है ना। किसानों को आपके रियायती ब्याज दर पर मतलब बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपका 1 अप्रैल 1999 को आती है और ग्रामीण क्षेत्रों के BPL परिवारों, है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को स्वरोजगार हेतु मदद प्रदान करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आती है और ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 500 आबादी वाले गांव तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 250 आबादी वाले गांवों को आपके 12मासी सड़कों से जोड़ा जा सके। कैसे? तो 12मासी सड़कों से जोड़ा जा सके गांव को। तो कहां पर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आती, याद करते चलो। अंत्योदय अन्य योजना आपके 25 दिसंबर 2000 में आती है।
अति निर्धन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। कितना? 35 केजी, 35 किलो, है ना, प्रति माह। लेकिन किसको? एक परिवार को, एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आता है और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 का आर्टिकल नंबर 21 का में शिक्षा का अधिकार हमने कहां पर जोड़ा? शिक्षा का अधिकार हमने मूल अधिकार पर जोड़ दिया। कब? सन 2002 में। ठीक है ना। कब जोड़ा? सन 2002 में जोड़ा। आया कब सर्व शिक्षा अभियान? तो आप कहेंगे 2001 में, 6 से 14, और हमने इसको फिर 2002 में मूल अधिकार बना दिया। 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को आती है। कब आती है? 16 दिसंबर 2005 को। ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। घटक आपके सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, आवास, विद्युत और दूरसंचार है इसके। ठीक है। तो भारत निर्माण योजना आती है और इसका उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना, जैसे सिंचाई का, है ना, जैसे सड़क का, जैसे जलापूर्ति, आवास, विद्युत का। आगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू होती है और आपके अकुशल श्रमिकों को प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना। प्रति वर्ष में, मतलब 365 दिन में 100 दिन आपको क्या किया जाएगा? काम दिया जाएगा। गारंटी रोजगार योजना दी जाएगी। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को आती है। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों का या कामगारों को बीमा कवर प्रदान करना। तो 2 अक्टूबर को आती, 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बीमा कवर प्रदान करता है। कहा गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपकी सन 12 अप्रैल, इसीलिए आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 2005 को आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों तथा और गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना। काफी सुधार हो चुका है, ये बात सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, है ना। तो कब आई थी? 2005 में आई थी। काफी सुधार, मतलब आपके लगभग गांव में या आपके क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल हो गया है ना। क्या हो गया? सरकारी अस्पताल हर एक क्षेत्र में होता जा रहा है। ये बात हकीकत है। ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, काम लगातार हो भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2005 में आई थी, लेकिन आज तब इक्का दुक्का जिला में हुआ करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोगों के क्षेत्रों में या आपके गांव में या आपके ब्लॉक में आपका एक सरकारी अस्पताल होने लगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को आती है। आपके बीपीएल परिवारों को 30,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 30,000 रुपए तक का। ठीक है ना, याद रखना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में आती। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तो कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन हेतु 0 बैलेंस पर बैंक खाता खोलना, है ना। जन धन योजना के अंतर्गत न जाने कितने बैंक खाते, कितने करोड़ बैंक खाते खुले थे। मेक इन इंडिया 25 सितंबर, देखो अगस्त के बाद तुरंत, और इसलिए 2-3 आपकी जो योजनाएं यही पूछी जाती हैं। आपकी सबसे पहले कौन सी आती? जन धन योजना। आपके प्रधानमंत्री आते ही सबसे पहले जन धन योजना लाते हैं और वो आपकी क्या होती है? 0 बैलेंस पर बैंक खाता खुलता है। फिर मेक इन इंडिया, अगस्त के बाद 1 महीने के अंदर अंदर 25 सितंबर 2014 को देश को विनिर्माण हब बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया। आप कहेंगे 2 अक्टूबर 2014 को, तीनों लगातार है ना। 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना या आपका ओडीएफ फ्री करना है। आगे आते हैं।
कहा गया मिशन इंद्रधनुष 25 सितंबर 2014 को 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करना, और इसके लिए एक दिन या मतलब एक डेट सुनिश्चित की गई थी कि इस बीच में आकर आप कभी भी टीका लगवा सकते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आप कहेंगे 22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। बाल लिंगानुपात या आप कह सकते हैं बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता को कम करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना दो आपके 22 जनवरी 2015 को आती है। 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक डाकघर में बचत खाता खोलना, और इस खाते में प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक के जमा पर आपको सरकार उच्च दर से ब्याज दर देती है या ब्याज देती है ना। अगर आप 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक या डाकघर में बचत खाता खुलवा देते हैं और उस खाते में प्रति वर्ष 1 साल में अगर आप 1.5 लाख रुपए तक जमा पर सरकार उच्च दर से ब्याज उस पर देगी, है ना, लगातार। आगे कहा गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू किया गया है। कहा गया मृदा के स्वास्थ्य की जांच कर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मृदा में मिट्टी को, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को छोटे उद्यमों को बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कहा गया आयु सीमा 18 से 70 वर्ष और प्रीमियम 20 रुपए प्रति वर्ष देना है ना। तो आप कहेंगे 9 मई 2015 से शुरू होती है। दुर्घटना से मृत्यु की दशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आयु आपके 18 से 50 वर्ष तक और प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष जमा करना है। 9 मई 2015 को आती है। दुर्घटना से मृत्यु या आपके स्वाभाविक मृत्यु दोनों ही दशा में बीमा धारक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपका 25 जून 2015 को आता है। गरीब शहरी परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को आती है और देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। आगे आते हैं। कहा गया आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आपका 1 जुलाई 2015 को आता है और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास एवं सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता बढ़ाना है। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को आती है। देश में नवाचार एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। स्टार्टअप इंडिया वो स्टार्टअप इंडिया है, कहा गया स्टार्टअप इंडिया है, ये स्टैंड अप इंडिया है ना। वो स्टार्ट अप इंडिया है और ये स्टैंड अप इंडिया है। ये 5 अप्रैल 2016 को SC ST और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए लाया गया। कहा गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को किसानों को न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा कवर प्रदान करना और प्रीमियम दर खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और बागानी फसलों पर 5% की क्या दी जाएगी, बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण BPL परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को आती, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना है। कहा गया प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना या इसी को सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। 25 दिसंबर 2017 को गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। कहा गया भारतमाला योजना 2017 अक्टूबर में आती, देश में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है
आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को आती है। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, है ना, दिया भी गया है। कहा गया आपका स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को आती है और गांवों की भूमि का मानचित्रण एवं घरों की मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना। तो स्वामित्व योजना कब 2020 में आती है और गांवों की भूमि का मानचित्रण एवं घरों के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना होता है। कहा गया पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 को आती है। देश के कहा गया 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये थी आपकी इकोनॉमिक्स से, है ना। लगभग आपके 1.5 घंटे, है ना, 1 घंटे कुछ मिनट हो चुके हैं, अभी 2 घंटे नहीं हुए, तो आपकी ये समाप्त की जाती है ना। और ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको बड़ी इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए, है ना। क्या लगना चाहिए? बड़ी इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा कि ये आप तभी ले सकते हैं जब आप रिवीजन के तौर पर देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी इसमें जैसे कई चीजें कि इंडेक्स वगैरह होने चाहिए थे, इंडेक्स अपडेट नहीं होने के कारण इस बुक में अभी नहीं जोड़े गए थे ना। तो आपको, हाँ बिल्कुल, मैंने जितनी भी आपकी योजनाएं थी, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे जो भी योजना हो, आप यहाँ से लेकिन प्रश्न झमाझम आते हैं, क्योंकि आपके सब पूछे जाते हैं। जैसे विश्व व्यापार संगठन के कार्य पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना पूछी जाती है, उसके बारे में आप जानते रहे ना कि इसकी स्थापना। ब्रिक्स देश कब मतलब ब्रिक्स देश 2023 तक कैसे रहे, क्या रहे, है ना, इनकी स्थापना क्या हुई है, तो इसके बारे में आप सभी लोग याद करके रखेंगे, है ना। और इसके उद्देश्य क्या है, इन जो थोड़े थोड़े से टॉपिक छूटे मैं उनके बारे में बता दे रही हूँ, तो बाकी आप याद कर सकते हैं ब्रिक्स के बारे में, है ना। हाँ, मैंने कहा इंडेक्स आपके उस तरह के जैसे अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, है ना, आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ये आपके करंट से रिलेट होते हैं, तो इनको आप करंट की ही बुक से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, और एग्जाम से पहले जब करंट अफेयर तैयार करते हैं आप, हर कोई साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ता है ना, आप एग्जाम से 3 महीने पहले करंट अफेयर तैयार करना शुरू कर दें, आपकी साल भर की करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। या 2 महीने या 3 महीने पहले आप अगर साल भर पढ़ेंगे, तब भी आप 40 में से अगर 40 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं, वैसे 40 रेयर केस में यूपी पीसीएस में ही देखने को मिलते हैं, मान लीजिएगा 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देखेंगे करंट के वहां पर 15-16 सही कर पाएंगे, आपने साल भर भी पढ़ा है तब भी। और बहुत घसीट कर जो साल भर गया तो 18 सही कर पाएगा, और जो कायदे से 3 महीने करंट पढ़ लिया वो भी 18 से 20 सही कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी पढ़ाई, क्योंकि आप भी पढ़ा हुआ साल भर भूल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने जुबान पर याद रख लिया है तो याद ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे, फिर अगले टॉपिक पर कल मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए सब्जेक्ट को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।